तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रोजगार विद खुशी चैनल पर। मेरा नाम मनोज, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य का दूसरा पार्ट। तो हमने पहला पार्ट समझा था, तो उस पहले पार्ट में हमने जो पिछली वीडियो आई है हमारी, वो गुप्त साम्राज्य की फर्स्ट वीडियो आई है। तो उसमें हमने समझा था जो गुप्त साम्राज्य था उसका परिचय समझा था, गुप्त साम्राज्य का उदय कैसे हुआ था, और उसमें जो प्रमुख शासक थे जैसे देखें तो चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय और समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त। तो जो प्रथम प्रतापी शासक थे तो वो देखे थे आज हमने, जो कल देखे थे तो वो देखे थे। और आज जो हम देखेंगे तो उससे जुड़ी हुई जो सामाजिक प्रशासन, जैसे हम देखेंगे गुप्त प्रशासन और गुप्त समाज और गुप्त अर्थव्यवस्था से संबंधित, और गुप्त धर्म में क्या धार्मिक स्थिति थी, और गुप्त कला, क्यों इसे स्वर्ण काल कहा जाता है। तो थंबनेल देखकर पता चल रहा होगा दोस्तों, तो जो गुप्त साम्राज्य को क्यों गोल्डन एज या स्वर्ण काल कहा जाता है, तो वो आज जो हम पढ़ेंगे। तो इसमें थोड़ा सा समझे तो थोड़ी सी बैकवर्ड हिस्ट्री समझें तो हमने पढ़ा है प्राचीन भारत के बढ़ते हुए क्रम में हम पढ़ रहे हैं अब गुप्त साम्राज्य। तो इससे हमने पीछे जो पढ़ा था वो पढ़ा था हमने मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य के बारे में समझे दोस्तों, तो मौर्य साम्राज्य तो जो था वो था राजतंत्र, और ये भी एक राजतंत्र है, और वर्तमान में देखें तो लोकतंत्र है। अगर राजतंत्र की बात करें दोस्तों, तो जो मौर्य साम्राज्य में जैसी राज व्यवस्था थी उसी प्रकार ही गुप्त साम्राज्य में राज व्यवस्था थी, लेकिन थोड़ी अलग थी, लेकिन इतनी मिलती जुलती नहीं थी। तो काफ़ी मिलती जुलती है, लेकिन इतनी भी नहीं मिलती जुलती जो गुप्त साम्राज्य की मौर्य साम्राज्य से मिलती जुलती है। लेकिन यहाँ जो एक अन्य चीज़ देखने को मिलती है वो क्या मिलती है, तो जो राजा थे वो राजा थे देवीय अधिकार। जो राजा थे वो देवीय अधिकार रखते थे। देवीय अधिकार का मतलब है कि देवताओं द्वारा भेजा गया राजा, अपने आप को वो देवताओं के द्वारा पुरस्कार मतलब संबोधित करते थे। तो उससे क्या पता चलता है, जो एक ये अलग प्रकार की वो थी, तो वो इस प्रकार पता चलती है। तो राजा जो थे वो देवी अधिकार रखते थे। और गुप्त साम्राज्य में देखें तो जो राजा था वो काफ़ी महत्वपूर्ण पद था। और इसके बाद देखें तो जो मौर्य प्रशासन से मिलाकर तो मौर्य के समान तो नहीं था, लेकिन परंतु जो राजा का महत्व था वो काफ़ी अच्छा था। और इसमें जो मौर्य के समान तो केंद्रीकृत नहीं था, लेकिन जो राजा का महत्व था वो काफ़ी अच्छा था इसमें। और हम बाद में देखते हैं तो सामंती व्यवस्था, भूमि दान देने की व्यवस्था लागू हो जाती है इसमें। तो इसमें हमने पहले उसमें पढ़ा था सातवाहन वंश में, तो जो भूमि दान देने की व्यवस्था है वो कहाँ से शुरू होती है, तो वो सातवाहन वंश से शुरू होती है। और गुप्त साम्राज्य में आके देखते हैं तो ये एक महत्वपूर्ण बन जाती है। और इसके बाद जब हम हर्षवर्धन के काल में पढ़ते हैं तो ये अपनी चरम सीमा पर होती है, और इसकी सामंती व्यवस्था इसमें विकास होता है इसमें। और जो देश था हम वर्तमान में भी देखते हैं तो प्रांतों में और राज्यों में, ज़िले में और अन्य ग्रामीण, जो सबसे छोटी इकाई होती है ग्रामीण ग्राम, तो उसमें बटा रहता है। लेकिन इसमें भी देखें हमने मौर्य वंश में भी देखा था, और हम जितने भी वंश देखते हैं तो सब में एक ही प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है। प्रांतों को कितने प्रकार में विभाजित किया जाता है तो सब में एक ही प्रकार की व्यवस्था मिलती है, लेकिन इनके नाम चेंज होते हैं। जैसे अब गुप्त साम्राज्य में हम पढ़ते हैं देश। अब देश का जो अधिकारी होता था वो कौन होता था, तो वो होता था गोपना। और इसमें जो इससे जो छोटा, देश से छोटा जो अंग होता था वो कौन सा होता था, तो वो होता था भुक्ति। और भुक्ति का अधिकारी कौन होता था, तो वो होते थे उपरिक। और जो भुक्ति से छोटा अंग होता था वो होता था विषय। और विषय के जो अधिकारी होते थे वो कौन होते थे, तो विषयपति। और जितने भी हम वंश पढ़ेंगे तो सबसे छोटी इकाई जो रहती है वो रहती है ग्राम। और ग्राम का जो अधिकारी होता था वो होता था ग्रामिक। तो इससे समझ में आया होगा दोस्तों। तो ये लगभग देखें तो ये 3-4 बिंदु बनते हैं इनसे, क्वेश्चन की दृष्टि से महत्वपूर्ण, तो इन्हें पढ़ लेंगे। और जो इनसे बाद में देखते हैं हम तो गुप्त समाज में सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, सामाजिक स्थिति कैसी थी। तो हम किसी भी समाज या किसी भी वंश के समाज की स्थिति पढ़ते हैं तो हम उनमें लगभग 4 बातों को ध्यान में रखते हुए पढ़ते हैं कि वर्ण व्यवस्था में क्या अंतर आया। और उसके बाद देखें तो हम दास और
दासों की स्थिति कैसी थी, उसके बाद स्त्री की स्थिति कैसी थी, और जो अंतिम चौथा नंबर आता है तो उसमें हम देखते हैं मनोरंजन के क्या साधन थे या भोजन के क्या साधन थे, तो वो पढ़ते हैं। तो इसमें देखते हैं दोस्तों, तो इसमें क्या था, जो वर्ण व्यवस्था थी वो पहले से काफ़ी जटिल हो गई थी। तो जो वर्ण व्यवस्था थी वो पहले से काफ़ी जटिल हो गई थी। मतलब हम सिंधु घाटी सभ्यता से पढ़ते आते हैं तो उसमें लगभग कोई वर्ण व्यवस्था नहीं थी। लेकिन फिर हम आते हैं वैदिक काल में, तो वैदिक काल में हम देखते हैं तो पहले तो वो कर्म के आधार पर थी वर्ण व्यवस्था, फिर उसके बाद वंशानुगत हो जाती है। तो वंशानुगत का मतलब है जन्म के आधार पर हो जाती है। लेकिन गुप्त काल तक आते आते जो वर्ण व्यवस्था है वो एक प्रकार से ऐसी व्यवस्था हो जाती है कि अपनी जाति को छोड़कर या अपने वर्ण को छोड़कर कोई व्यक्ति दूसरे वर्ण में नहीं जा सकता। क्यों? अगर किसी ने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है तो वो अपने ब्राह्मण कुल को छोड़कर नहीं जा सकता और इसी में रहेगा। और इसके बाद देखें दोस्तों, तो जो वर्ण व्यवस्था थी उसके आधार पर भी कई उपजातियों का जन्म हुआ। अब उपजातियों में देखें तो पता चलता है कि लगभग 2 जो जाति थी उपजाति उन वो प्रमुख मिलती हैं। और प्रमुख कौन कौन सी मिलती हैं? जैसे अगर कोई अलग कार्य करता है तो उसे अलग वर्ण या अलग उपजाति में नाम दे दिया जाता है। और इसके बाद देखें तो एक इस प्रकार की भी जाति थी, जैसे 2 अलग अलग वर्णों को मिलाकर जो बच्चे पैदा होता था, जैसे अलग संतान पैदा होती थी, तो उसको एक अलग उपजाति में या जाति में नाम दे दिया जाता था। तो इसके बाद देखें तो एक कायस्थ जाति है, कायस्थ जाति, तो उसका जो उल्लेख है वो सबसे ज़्यादा मिलता है। कायस्थ जाति का उल्लेख सबसे ज़्यादा मिलता है और इसका जो वर्ण है वो सबसे ज़्यादा मिलता है। और ये कायस्थ जाति जो क्वेश्चन की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी हो जाती है, तो ये काफ़ी क्वेश्चनों में पूछी भी गई है। तो कायस्थ जाति क्या थी? तो ये लेखन से संबंधित थी, इसमें पठन और पाठन संबंधित मिलते थे। और इसके बाद देखें दोस्तों, तो इसके बाद है स्त्री की स्थिति। तो स्त्री की जो स्थिति थी वो काफ़ी पहले से निम्न हुई थी। तो स्त्री की स्थिति पहले से काफ़ी निम्न हुई थी। तो हमने पढ़ा है दोस्तों पिछले वीडियो में, जो 510 ईस्वी में एक अभिलेख हमने पढ़ा था, ऐरण अभिलेख भानुगुप्त द्वारा। तो उसमें क्या है कि उसमें सती प्रथा होने, मतलब किसी स्त्री के सती होने का प्रमाण मिलता है। तो उसका मतलब ही ये निकल के आता है कि जो स्त्री वर्ग है उस पर पुरुष वर्ग हावी था, और जो पुरुष वर्ग हावी था तो उन्हें स्त्रियों को ज़बरदस्ती सती होने के लिए प्रोत्साहित करता था। तो इससे जो निकल के आता है यही आता है कि जो स्त्रियों की स्थिति है वो काफ़ी पहले से निम्न हुई थी। और इसके बाद देखें तो दासों की स्थिति पहले से निम्न हुई थी। तो दासों की मतलब जो गरीब की संख्या थी वो थोड़ी बड़ी थी। और इसके बाद देखें तो अछूतों की स्थिति, जो अछूतों की स्थिति थी वो पहले से काफ़ी निम्न हुई थी। अछूतों के बारे में जो फाहियान चीनी यात्री थे उन्होंने भी बताया है कि जो अछूत थे वो अगर किसी गांव में जाते थे तो उस गांव में जाते थे तो वहाँ के जो लोग थे वो उस गांव को खाली कर देते थे, और जब वो अछूत उस गांव को छोड़कर चले जाते थे तो लगभग उस गांव के वापस आते थे और उस गांव में झाड़ू लगाते थे, सड़कों को साफ़ करते थे, नालियों को साफ़ करते थे, सब जगहों को साफ़ करते थे। तो उन अछूतों के जाने के, तो फाहियान ने जो बताया है इसमें अछूतों की स्थिति काफ़ी निम्न बताई है। तो आपको दोस्तों ये समझ में आया होगा। इसमें 4 पॉइंट याद रखने हैं। जो वर्ण व्यवस्था थी वो पहले से काफ़ी जटिल हुई, और इसके बाद उपजातियों का जन्म हुआ, और एक जो महत्वपूर्ण मिलता है वो कायस्थ जाति का वर्ण मिलता है, और इसमें स्त्री की स्थिति काफ़ी पहले से निम्न हुई थी। और इसमें देखें अगला तो दास और अछूतों की भी स्थिति निम्न थी। अब इसके बाद दोस्तों देखते हैं तो गुप्त अर्थव्यवस्था। अब गुप्त अर्थव्यवस्था के बारे में देखें दोस्तों, तो हमें पता है कि हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं प्राचीन भारत से, जो लगभग ब्रिटिश काल तक जो हमारी अर्थव्यवस्था का जो आधार रहा है वो कृषि रहा है, और हम इसे वर्तमान में भी देख सकते हैं। तो जो राजतंत्र है, लोकतंत्र हो या राजतंत्र हो, जो भी अगर राजा को या लोकतंत्र में किसी भी राज्य को व्यय नहीं होगा, आय नहीं होगा, तो वो व्यय कैसे करेगा? तो इससे जो हमें पता चलता है, जो इसकी जो गुप्त काल में देखते हैं तो कृषि एक अर्थव्यवस्था का आधार था। कृषि एक अर्थव्यवस्था का
आधार था। और जो इस पर राजस्व लिया जाता था या कर लिया जाता था, वो कितना लिया जाता था, तो वो 1/4 से 1/6 तक लिया जाता था। 1/4 से 1/6 तक लिया जाता था। अब इसके बाद देखें दोस्तों, तो जो व्यापार था, व्यापार के भी लिए कई श्रेणी बनाई गई थी। व्यापार के लिए भी कई श्रेणी बनाई गई थी। श्रेणी का मतलब है संघ बनाए गए थे और संघ की व्यवस्था की गई थी। तो जो व्यापार के लिए संघ की व्यवस्था की गई थी, तो उसके भी लिए एक संचालन के लिए भी एक अधिकारी की ज़रूरत होती थी। वह अधिकारी का मतलब एक अध्यक्ष की ज़रूरत होती थी, जिसे ज्येष्ठक कहा जाता था। एक अध्यक्ष की ज़रूरत होती थी और जिसे ज्येष्ठक कहा जाता था। अब व्यापार के लिए किस बंदरगाह का और किस शहर का या किस प्रमुख केंद्र का प्रयोग किया जाता था, तो इसमें 2 जो प्रमुख बंदरगाह थी वो ताम्रलिप्ति थी, और जो प्रमुख व्यापारिक केंद्र था वो था उज्जैन। अब इससे भी 2 क्वेश्चन बन जाते हैं, और ये काफ़ी जो एग्ज़ाम हुए हैं उन्होंने भी पूछे गए हैं कि जो गुप्त काल में जो प्रमुख बंदरगाह कौन था और प्रमुख शहर कौन था। तो इनसे पता चलता है दोस्तों, जो प्रमुख बंदरगाह था वो एक ताम्रलिप्ति था, और जो प्रमुख केंद्र था वो उज्जैन था। उज्जैन एक क्या हो गया, शहर हो गया, और ताम्रलिप्ति एक बंदरगाह हो गया। अब इसके बाद देखें, जो व्यापार किए जाते थे तो वो मुद्रा द्वारा किए जाते थे, क्योंकि हम मुद्रा के बारे में जानते हैं, तो मुद्रा की खोज काफ़ी पहले हो गई थी। और इस जो मुद्रा के प्रयोग होते थे तो वो 2 प्रकार के या अन्य प्रकार के होते थे। तो हम देखते हैं स्वर्ण काल, इसमें स्वर्ण सिक्के भी चले, चांदी के सिक्के भी चले, अन्य धातुओं के भी सिक्के चले। तो उसमें हम देखें तो लगभग जो स्वर्ण सिक्के चले, तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, जो गुप्त काल में सबसे ज़्यादा सिक्के चले वो किस धातु के सिक्के चले, तो वो स्वर्ण सिक्के चले, सोने के सिक्के चले। तो इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि स्वर्ण सिक्के चले, तो स्वर्ण काल या गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। अब इसके बाद देखें दोस्तों, तो इसमें स्वर्ण सिक्के और चांदी के सिक्के। अब स्वर्ण सिक्कों की बात करें तो दोस्तों, गुप्त काल में स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था, तो वो दीनार कहा जाता था। स्वर्ण सिक्कों को गुप्त काल में क्या कहा जाता है, तो वो दीनार कहा जाता था। और चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था, तो वो रुपये का कहा जाता था। अब इस चांदी के सिक्कों की बात करें दोस्तों, तो चांदी के सिक्के किस शासक के द्वारा चलाए गए, तो हमने पिछले वीडियो में देखा था, चंद्रगुप्त द्वितीय के जो शकों पर वो जीत हासिल करते हैं और शकों को पराजित करते हैं, तो उस उपलक्ष्य में जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं वो चांदी के सिक्के चलाते हैं। अब और उसके अलावा भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण करते हैं। तो जो पिछली वीडियो है या पिछले जो वीडियो आपने देखी हैं, तो उन्हें भी एक बार रिवाइज करते रह करें, क्योंकि इनसे जो रिकॉल करते रहते हैं तो उनसे हमें याद रहता है और ज़्यादातर समय तक हमें याद रहता है। अब इसके बाद देखें दोस्तों, तो इसमें थी भूमि दान देने की व्यवस्था का विस्तार। मतलब जो भूमि दान देने का व्यवस्था था, हमने पीछे अभी पढ़ा है सामंती व्यवस्था। अब सामंती व्यवस्था में क्या था, यही था, जो भूमि दान देने की व्यवस्था थी, इस गुप्त काल में आकर उसका विस्तार हो जाता है काफ़ी। और हमने शुरू से पढ़ा है कि वो भूमि दान देने की व्यवस्था कहाँ से शुरू होती है, तो वो सातवाहनों के द्वारा शुरू होती है। और इस जो गुप्त काल में आकर भूमि दान देने की जो व्यवस्था है उसका विस्तार होने लगता है। इसके बाद देखें तो हम जो समुद्रगुप्त होते हैं, तो स्कंदगुप्त के बाद जो भूमि दान देने की व्यवस्था है, स्कंदगुप्त के बाद तो क्या होता है, सामंती व्यवस्था लागू होती है। और स्कंदगुप्त जब आते हैं तो उनके बाद एक स्कंदगुप्त के शासन में ही जो अलग अलग केंद्रों पर राज्य होता है, तो वो उनका जो केंद्र है वो सीमित क्षेत्र तक हो जाता है और अलग अलग केंद्र वहाँ से छूटने लग जाते हैं। अब इसके बाद देखें दोस्तों, तो इससे जो धर्म, हमने बौद्ध धर्म पढ़ा, जैन धर्म पढ़ा, तो उसमें क्या था कि जो सबसे आगे महत्वपूर्ण धर्म बढ़ रहे थे, तो 2 ही धर्म बढ़ रहे थे, तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म। अब वैष्णव धर्म या कोई अन्य धर्म, शैव धर्म, तो उनकी जो मान्यता थी वो नहीं थी। लेकिन एक जो गुप्त धर्म आता है, तो वो क्या आता है, गुप्त धर्म में क्या मिलता है, तो वो जो वैष्णव धर्म है उसको लोकप्रियता मिलती है। और लोकप्रियता का मतलब है कि जो वैष्णव धर्म है
वो काफ़ी आगे बढ़ता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, वो काफ़ी कम हो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं, तो वो भी आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो जैन धर्म है वो सीमित क्षेत्र तक बढ़ता है आगे, और बौद्ध धर्म का विस्तार हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, और जो शैव धर्म है उसका भी विस्तार हमें देखने को मिलता है। तो गुप्त धर्म का, जो गुप्त वंश का जो राजकीय धर्म था वो कौन था, तो वो था वैष्णव। और इसमें हमने देखा है कि जो मूर्ति बनाई जाती थी वो गंधार कला में और मथुरा कला में बनाई जाती थी। गंधार कला और मथुरा कला किससे संबंधित है, तो वो जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब इसके बाद देखें दोस्तों, तो जो अभी तक के इतिहास में हमें पहली बार देखने को मिलता है, तो वो क्या प्रमाण देखने को मिलता है, तो हिंदू धर्म से संबंधित मंदिर देखने को मिलता है। क्योंकि अभी तक के इतिहास में हमने मूर्ति तो प्राप्त की थी, लेकिन अभी तक किसी मंदिर का हमें प्रमाण नहीं मिला था। तो हमें गुप्त काल से क्या मिलता है, एक मंदिर का प्रमाण मिलता है और अन्य मंदिरों के भी प्रमाण मिलते हैं। तो जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो कौन है, उसे देखते हैं दोस्तों। तो इस काल में क्या हुआ, तो मंदिरों के निर्माण का प्रारंभ हो गया। और जो प्रमुख मंदिर है वो कौन सा है, तो वो है देवगढ़ और झांसी का। देवगढ़ झांसी का उस मंदिर का नाम क्या है, तो उस मंदिर का नाम है दशावतार मंदिर। और ये किससे संबंधित है, तो ये विष्णु से संबंधित है। और विष्णु की बात करें दोस्तों, तो विष्णु के 10 अवतार हुए, और 10 अवतारों में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण या सबसे ज़्यादा जो प्रचलित माना गया है वो किसे माना गया है, तो वो वराह अवतार को माना गया है। तो दोस्तों ये तो हमने पढ़ लिए। क्या क्या पढ़े हमने दोस्तों, तो गुप्त प्रशासन पढ़ा और गुप्त समाज पढ़ा, और इसके बाद हमने गुप्त अर्थव्यवस्था देखी, और इसके बाद गुप्त धार्मिक व्यवस्था देखी। अब इसके बाद जो लास्ट देखते हैं हम, वो देखते हैं गुप्त कला। अब गुप्त कला का, और इससे ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो इससे पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इससे ही बनाकर पूछे जाते हैं। अब इसे पढ़ते हैं दोस्तों। तो हमने देखा है वास्तुकला, चित्रकला, मूर्ति कला और साहित्य कला, इन सभी क्षेत्रों को जो मिलते हैं प्रमाण गुप्त काल से मिलते हैं। और इन्हीं से ही प्राप्त, हम अगर किसी को कहते हैं इन्हीं से ही विकास होता है, तो किसको कहते हैं हम, गुप्त काल को गोल्डन एज या स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। तो हम देखेंगे दोस्तों वास्तुकला, चित्रकला और मूर्तिकला और साहित्य में क्या क्या प्रमाण मिले हैं। तो जो इस काल को गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है वो किस लिए जाना जाता है, तो हम दोस्तों अब पढ़ते हैं एक क्रम वाइज। तो इस गुप्त काल में देखते हैं तो नागर शैली का अधिक विकास हुआ। तो नागर शैली का विकास हुआ, तो नागर शैली के बारे में हमने दोस्तों पढ़ा है। जो नागर शैली के जो प्रमुख मंदिर हैं, जैसे अभी हमने प्रमुख मंदिर देखा देवगढ़ दशावतार मंदिर, जो देवगढ़ झांसी में है। तो जो नागर शैली का जो अधिक विकास हुआ, तो इसका एक उदाहरण है ये मंदिर। और हम देखते हैं नागर शैली कहाँ थी, तो उत्तर भारत में थी। अब दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में कौन सी शैली थी, तो वो द्रविड़ शैली थी। और बीच में कौन सी थी, तो वो बेसर शैली थी। लेकिन अब बेसर शैली, इन तीनों शैलियों की बात करें तो इन शैलियों का क्या मतलब निकल के आता है, तो जो भवन निर्माण है, स्थापत्य कला है, तो इनके प्रयोग में जो लाई जाती है वो शैली, इन शैलियों को नाम दिया गया है। और जो नागर शैली थी वो किससे संबंधित थी, तो वो इसी से संबंधित थी। अब इसके बाद देखते हैं दोस्तों, तो बौद्ध और जैन के साथ हिंदू धर्म की मूर्तियों का निर्माण हुआ। तो हम दोस्तों देखते हैं कि जो बौद्ध धर्म की मूर्ति मिल रही थी और जैन धर्म की मूर्ति मिल रही थी, तो गुप्त काल में आकर एक हिंदू धर्म की भी मूर्ति मिलने लगती हैं। और जो विकास होता है वो कहाँ से होता है, तो वो यहीं से होता है। और इसके बाद देखें दोस्तों, तो बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा की मूर्ति का निर्माण। तो जो बुद्ध हैं उनको भूमि से शांति प्रिय बनाए रखने के लिए एक मूर्ति का निर्माण भी इसी काल में हमें देखने को मिलता है। अब देखते हैं दोस्तों चित्रकला से संबंधित। चित्रकला में क्या देखते हैं, अजंता एवं बाघ गुफा का चित्रकारी विकास हुआ। अजंता से संबंधित दोस्तों, अजंता और बाघ की गुफा कहाँ से मिलती हैं, और ये जो अजंता है और गुफा हैं, ये अजंता और बाघ गुफाएं ये किस काल से संबंधित है, तो ये किस काल से संबंधित है, तो ये गुप्त काल से संबंधित है। और इसमें क्या क्या मिला है दोस्तों, ये गुफा कहाँ से मिली हैं, तो ये भी पढ़ेंगे। तो इनसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं दोस्तों। तो अजंता गुफा कहाँ से मिली है, तो ये औरंगाबाद महाराष्ट्र से मिली है। और इसकी बात करें दोस्तों तो अजंता की, तो इसमें बुद्ध की कौन सी शाखा,
तो महायान शाखा के चित्र मिलते हैं इसमें। और इसकी बात करें दोस्तों बाघ की, तो बाघ कहाँ से, मध्य प्रदेश से। और इसमें क्या मिला है, तो लोक जनजीवन के चित्र मिले हैं। और इसकी अजंता की बात करें तो अजंता में लगभग 29 गुफा मिली हैं। 29 गुफा, अगर वर्तमान में देखें तो 6 गुफा हैं। और जो 29 गुफा मिली हैं तो इसमें 16-17 काफ़ी महत्वपूर्ण गुफा हैं। तो उसमें जो 16 है उसमें मरणासन राजकुमारी का चित्र दर्शाया गया है, और जो 17 है उसमें गौतम बुद्ध के जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, निर्माण की प्राप्ति हुई, तो उसको दर्शाया गया है। तो इसे काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन की दृष्टि से इन्हें याद रखेंगे। अजंता गुफा कहाँ से मिली, तो ये औरंगाबाद से मिली। और बाघ गुफा कहाँ से मिली, तो ये मध्य प्रदेश से मिली। और इसके बाद देखें दोस्तों तो राजकीय भाषा क्या थी, तो वो थी संस्कृत। जो गुप्त काल की राजकीय भाषा थी वो क्या थी, तो वो संस्कृत थी। और राजकीय भाषा संस्कृत थी। और इसके बाद देखें तो दोस्तों साहित्य में, अब साहित्य में दोस्तों देखें तो जो कुछ जो विद्यमान हुए, जो राजाओं के दरबार में रहते थे, गुप्त राजाओं के दरबार में रहते थे, तो उनके द्वारा रचना की गई। और रचना की गई तो दोस्तों देखते हैं कि रचना किन किन जो महत्वपूर्ण थे, तो उन्हें देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले देखते हैं कालिदास। कालिदास किसके दरबार में रहते थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। तो उनके द्वारा रचना दी गई हैं, तो जो दी गई हैं उन्हें पढ़ लेते हैं दोस्तों। तो अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, और अन्य अन्य जो पेपर हुए हैं उनमें पूछ ली गई है ये। और इसके भी देखें तो एक है मालविका निमित्र, और इसका जो हमने वर्ण किया था वो पुष्यमित्र शुंग के वंश में किया था, और शुंग वंश के वंश में किया था। और इसके बाद देखें दोस्तों तो रघुवंशम और विक्रमो वर्ष्य और कुमार संभव और मेघदूतम और ऋतुसंहार। तो इन रचनाओं से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसकी रचना है, किसके काल में रची गई, तो इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कालिदास के द्वारा जो कालिदास की रचना है ये किसके शासन काल में या किसके काल में रचना की गई, तो ये गुप्त काल में रचना की गई। अब इसके बाद देखें दोस्तों तो अन्य भी हुई। तो सबसे पहले देखते हैं पंचतंत्र। अब पंचतंत्र किसकी है, तो ये है विष्णु शर्मा की, और ये भी गुप्त काल से संबंधित है। इसके बाद देखें तो एक है कामसूत्र। अब कामसूत्र किसकी है, तो ये है बादशाहन की, और बादशाहन की तो ये भी किससे संबंधित है, तो ये भी गुप्त काल से संबंधित है। और जो एक है अमरकोश, ये एक डिक्शनरी शब्द है, और जो ये संबंधित है इसकी रचना किसने की, तो इसकी रचना की अमर सिंह ने, और ये भी एक गुप्त काल से संबंधित है। और इसके बाद देखें दोस्तों तो इसके बाद है नीतिसार। और नीतिसार की कौन है रचना, किसने की है, तो वो है कामनंद ने। और ये भी किस काल से संबंधित है, तो ये भी गुप्त काल से संबंधित है। और जो सबसे मोस्ट है, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चनों में पूछी जाती है, वह है मृच्छकटिकम। अब मृच्छकटिकम ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चनों में पूछी जाती है, तो इसे तो याद करना एक बन जाता है। और ये किसकी है, तो ये है शूद्रक की, तो ये भी एक गुप्त काल से संबंधित है। अब इसके बाद दोस्तों देखें तो कुछ विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में भी, खगोल विज्ञान के बारे में भी खोज हुई। अब उन खोजों के देखें दोस्तों, सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है आर्यभट्ट का। अब आर्यभट्ट की बात करें दोस्तों, तो आर्यभट्ट ने किस किस की रचना की, तो देखते हैं तो आर्यभट्टयम और सूर्य सिद्धांत और दशगीतिका। तो सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो है आर्यभट्टयम और सूर्य सिद्धांत। और इनके जो इन्होंने बताया है कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, या सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ना कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो ये सबसे पहले किसने बताया, तो ये आर्यभट्ट ने बताया। और इन्होंने शून्य की खोज, दशमलव की खोज और पाई की खोज, तो इन्होंने ये भी खोज की है। तो देखते हैं दोस्तों, तो जो आर्यभट्ट ने खोज की है वो शून्य की खोज की, दशमलव की खोज की, पाई की खोज की, और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो ये भी सबसे पहले किसने बताया, तो ये भी आर्यभट्ट ने बताया। अब इसके बाद देखें दोस्तों, तो एक हुए बराहमिहिर। तो बराहमिहिर ने क्या बताया है कि जो चंद्रमा है, तो जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है।
जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो ये किसने बताया है? तो ये बताया है बराहमिहिर ने। अब इसके बाद देखें दोस्तों, तो लास्ट में जो बचता है वो बचते हैं ब्रह्मगुप्त। और ब्रह्मगुप्त ने क्या कहा है? तो इन्होंने ब्रह्म सिद्धांत दिया है और इन्होंने अन्य सिद्धांत भी दिए हैं, और जो विज्ञान के क्षेत्र में अन्य सिद्धांत दिए हैं, तो इन्हें ही इसीलिए इन्हें भारत का न्यूटन कहा जाता है। इन्हें किसको कहा जाता है भारत का न्यूटन? तो वो ब्रह्मगुप्त को कहा जाता है भारत का न्यूटन। तो इससे भी क्वेश्चन बन जाता है कि भारत का न्यूटन किसे कहा जाता है? तो ब्रह्मगुप्त को। अब हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था कि जो भारत का जो नेपोलियन था वो किसे कहा जाता है? तो अब ब्रह्मगुप्त को भारत का न्यूटन कहा जाता है। तो जो भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है? तो वो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। तो दोस्तों ये काफ़ी समझ में आया होगा। हमने जो आज पढ़ा है इसके गुप्त काल का प्रशासन, समाज और अर्थव्यवस्था और धार्मिक स्थिति क्या थी, और गुप्त काल का कला। और इस कला से संबंधित हमने काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पॉइंट जाने, जिन पॉइंटों की वजह से ही गुप्त साम्राज्य को एक स्वर्ण काल या गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है। तो इन्हीं बिंदुओं के देखते हुए हम इसे गोल्डन एज या स्वर्ण काल के नाम से जानते हैं। तो हमारी जो अगली वीडियो आएगी दोस्तों, वो आएगी जो वर्धन वंश है या पुष्यभूति वंश है, जिसमें हर्षवर्धन एक प्रमुख शासक हुए, तो उनके ऊपर आएगी एक वीडियो हमारी काफ़ी। और जो प्राचीन भारत है वो लगभग 3-4 वीडियो और आएंगी, और इसके बाद ख़त्म किया जाएगा। और उसके बाद हम देखते हैं मध्यकालीन भारत। तो दोस्तों ये वीडियो देखें और इस वीडियो को देखें और अपनी एक बुक लें, और बुक से जो NCERT की बुक हो या मेरे हिसाब से एक लूसेंट की बुक ले लें, तो उससे क्वेश्चन बनाएं। और क्वेश्चन बनाएं, आप ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो आप अपने अंदर एक बहुत अच्छा फील करेंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। तो थैंक यू दोस्तों।